सो स्टूडेंट्स आज जो हम लोग नया टॉपिक करेंगे दैट इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब सबको पता है कि आज की डेट में जो बिजनेस है इसमें बहुत बदलाव आ रहा है। आपने भी देखा होगा पहले के जमाने में बिजनेस कैसी होती थी। ट्रेडिशनल बिजनेस, आप दुकान पे जाते थे, सामान खरीदते थे, फिर घर लाते थे। सामान पसंद नहीं आया तो दोबारा दुकान पे जाना पड़ता था, जाके वापस देना पड़ता था। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आज भी तो हम यही करते हैं। लेकिन बेटा आज हम लोग ऑनलाइन बिजनेस भी तो करते हैं। आज हम लोग अमेजोन से सामान मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, और भी ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम लोग सामान मंगा लेते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था, ये आजकल प्रचलन हुआ है और आजकल भी ये बिजनेस में ट्रेंड चला है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे जो बिजनेस है इसके मोड्स में इमर्ज बदलता जा रहा है। ठीक है, एक नया टर्म आता है ई बिजनेस, आपने सुना होगा। आजकल हम ई बिजनेस भी करने लगे हैं। तो ई बिजनेस क्या होता है, ये समझते हैं पहले ई बिजनेस होता है क्या है। देखिए, ई बिजनेस जो है व्हेन बिजनेस एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली। जब भी कोई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट की जाती है, यानी कि जिसमें हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम ई बिजनेस कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ना प्री सेल और पोस्ट सेल दोनों में लागू होती है। जैसे कि आप सामान खरीद रहे हो उससे पहले भी आप इसका इस्तेमाल करते हो, और सामान बेचते हो उसके बाद भी इसका इस्तेमाल करते हो, सामान खरीद लेते हो उसके बाद भी इस्तेमाल होता है। कैसे? जैसे कई बार आपने देखा होगा हमने सामान खरीद लिया और हमें सामान पसंद नहीं आया, तो आपने कभी लौटाया है सामान? कितने बच्चों ने सामान लौटाया है? हैंड रेज करो, देखूं एक बार। क्लास, देखो कई सारे स्टूडेंट्स हैं। दिव्या ने लौटाया, उदित, आकाश, ये सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने इसका इस्तेमाल किया और हमने ये सामान लौटाया है। तनीषा, बंसल, सबने। और आपने लगभग ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने एक ना एक बार जरूर सामान लौटाया होगा, और नहीं लौटाया है तो आपको पता जरूर है कि ऑप्शन है हमारे पास। तो ई बिजनेस के अंदर क्या होता है, प्री सेल और पोस्ट सेल एक्टिविटी भी मानी जाती है, और आजकल इसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। ठीक है, तो ई बिजनेस क्या हो गया? बिजनेस ऑपरेशन सच एज इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। कोई भी बिजनेस, जो चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे कॉमर्स हो, अगर वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही है तो फिर हम ये मान के चलते हैं कि ई बिजनेस है। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज नोन एज ई बिजनेस। अब देखो ई कॉमर्स क्या है, दोनों में फर्क है, थोड़ा सा ही फर्क है। ई कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्विसेज और ओवर द इंटरनेट। ई कॉमर्स वो एक्टिविटी है जिसके अंदर हम गुड्स को खरीदते और बेचते हैं ऑनलाइन। ठीक है, जिसमें हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ड्रॉज ऑन टेक्नोलॉजी सच एज, हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल का। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यूज करते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग का यूज करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। आज आजकल आप पे करते हो तो ऑनलाइन करते हो, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, और डेटा कलेक्शन सिस्टम है। तो ये सारा चीज हम बिजनेस के थ्रू करते हैं, तो इनको हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स जो है ना, ये फॉर्म के इंटरेक्शंस जो होते हैं, जो दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है, जिसके अंदर कस्टमर और सप्लायर आते हैं, अगर हम इंटरनेट से कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर और सप्लायर से बात करती है तो वो ई कॉमर्स कहलाए। ठीक है, तो ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स बेसिकली अगर आप देखो तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बाइंग और सेलिंग होती है प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन। ठीक है, सबको आ गया समझ में? सर जिस बिजनेस में कंप्यूटर का यूज हो वो ई बिजनेस होती है, पर सिंपल आजकल तो बिल्कुल। अब जैसे अगर कोई सामान आप मंगाती हो और अगर आपने उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लिया, जैसे मान लो या मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर लिया, तो वो ई बिजनेस बोलेंगे उसको। हम बिजनेस नहीं, ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं बोलेंगे, ई बिजनेस बोलेंगे। तो अब जैसे मान लो आप कोई बुक मंगाती हो, सपोज करो आपने अकाउंट्स की बुक मंगाई टीएस गरेवाल ऑनलाइन, तो जैसे ही आप ऑनलाइन मंगाओगी तो आप फोन का इस्तेमाल करोगी, है ना। आप अमेजोन पे जाओगी और वहां पे आप टीएस गरेवाल राइटर सर्च करके और बुक ऑर्डर करोगी, तो आपने इंटरनेट का इस्तेमाल किया, तो इसको हम बोलेंगे ई बिजनेस। सर मतलब कि बाइंग और सेलिंग में कंप्यूटर का यूज करना तो वो ई बिजनेस होगा। बिल्कुल यस सर। ठीक है। अब देखो ई बिजनेस का स्कोप क्या है। अगर आप देखो आज की डेट में ई बिजनेस के बहुत सारे स्कोप हैं, और हमारे पास चार तरह की ई बिजनेस होती है। एक है बी टू बी, दूसरा है बी टू सी, तीसरा है
इंट्रा बी और चौथा है C2C। तो हम एक एक को डिटेल में समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले B2B, कोई बच्चा गेस करेगा B2B का मतलब क्या होता होगा? बिजनेस टू बिजनेस। बहुत बढ़िया, बिजनेस टू बिजनेस। देखो बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मदद ले। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर लेगी और उसको ऑर्डर लेके और उस सामान को सेल करेगी। तो क्या कोई बच्चा कोई ऐसा एग्जांपल सोच सकता है जिसके अंदर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मदद लेती है? सर जैसे अमेजोन सैमसंग के मोबाइल उसकी कंपनी से मंगा के अपने पास रख अच्छा, के फिर हमें बेचती है। ठीक है, तो आप कह रही हो कि सर जैसे अमेजोन है तो सारे प्रोडक्ट अमेजोन अपने तो बेचता नहीं है, वो सैमसंग की कंपनी के प्रोडक्ट भी बेचता है और पैनासोनिक भी बेचता है और ऐसे दुनिया भर की जितनी भी कंपनियां, सब कंपनियों के सामान बेचता है मैक्सिमम वो। तो वो क्या करता होगा, उन कंपनियों को ऑर्डर देता होगा कि भाई मेरे पास सैमसंग के इतने सारे कस्टमर हैं और इतने सारे ऑर्डर आए हैं, तो आप ये वाला मॉडल का मेरे को इतना फोन भेज दो। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बात करती है और उसी हिसाब से उसको ऑर्डर देती है। तो आपने देखा होगा जैसे हम लोग कई बार आप ऑर्डर कर देते हो, जैसे मान लो एक आपने मोबाइल फोन ऑर्डर किया, तो उसका एक मॉडल नंबर होता है, तो आपने उसे जैसे ही ऑर्डर किया, तो इसी तरह से कंपनी के पास एक रोज कुछ नहीं तो कई हजार ऑर्डर आते होंगे, लाखों में ऑर्डर आते हैं। तो वो ऑर्डर कंपनी को बता देती है कि इतने मोबाइल फोन के ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास, आप हमें 2 दिन या 3 दिन के अंदर भेज दो या आज आज में भेज दो। तो इस तरह से B2B बिजनेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऑर्डर्स देना, इनवॉइस बनाना, कोटेशंस देना। कोटेशंस में क्या होता है कि जैसे कंपनी जब उसको ऑर्डर देगी दूसरी कंपनी को, तो उसको बोलेगी कोटेशन भेज दो, अगर हम आपसे 1 लाख मोबाइल फोन खरीदेंगे तो आप हमें कितने का फोन दोगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी इसको सस्ते में मोबाइल फोन देगी क्योंकि 1 लाख प्रोडक्ट मंगा रहा है। तो वो कोटेशंस बोलते हैं इसको। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो नहीं खाने का कोटे वो मिलता है हमें अलग से कि कौन कौन सा खाना कितने रुपए का, तो उसी तरह से वो लोग एक कोटेशन बना के और सेंड करते हैं। तो बेसिकली B2B बिजनेस एक ऐसी बिजनेस है जिसके अंदर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मदद लेती है। ठीक है, दूसरा आता है बेटा B2C कॉमर्स। इसका मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर्स। इसके अंदर क्या होता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एक कस्टमर, ये दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। एक बिजनेस होती है और एक कस्टमर होता है। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर इन दोनों के बीच में बात होती है। कोई एग्जांपल देना चाहेगा? सर जैसे अमेजोन से कस्टमर सामान मंगा रहे हैं तो वो B2C ट्रांजैक्शन है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। हमसे जो कंपनी है ई बिजनेस, वो हमसे बात कर लेती है कि आप आईडी बनाओ। तो आप जब भी अमेजोन का कस्टमर जब आप बनते हो तो आपको याद होगा, आपसे वो लोग डिटेल भरवाते हैं, आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी और एक पासवर्ड देते हैं और वेरीफाई करते हैं। और चेक भी होता है, मतलब घर पे भी ये वेरिफिकेशन होता है आजकल। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद आप कोई भी ऑर्डर जब मंगाते हो कंपनी से, तो आप सीधा बिजनेस से बात कर सकते हो और बिजनेस आपसे बात कर सकती है। तो ई बिजनेस में दूसरा आता है बिजनेस टू कस्टमर, जिसके अंदर कस्टमर और बिजनेस दोनों एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आप देखो, कॉल सेंटर, एटीएम फैसिलिटी। एटीएम में भी देखो एक बिजनेस है और एक कस्टमर है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हमें क्या करती है, एक कार्ड हमें दे देती है, डेबिट कार्ड या यूं कह लो क्रेडिट कार्ड, और उस कार्ड को हम एटीएम में ले जाके और पैसे निकलवा सकते हैं। जब हम एटीएम में उसको यूज करते हैं तो हमारी बिजनेस उसको वेरीफाई कर लेती है कि हाँ ये हमारा ही कस्टमर है। फिर हमसे वो पता करने के लिए कि हम ही हैं या कोई छीन के कोई दूसरा तो नहीं यूज कर रहे, तो उसके लिए सिक्योरिटी रखी रहती है। हम पासवर्ड डालते हैं, जैसे ही हम पासवर्ड वेरीफाई करती है तो वो समझ जाती है हाँ ये हमारा वाला ही कस्टमर है, और उसके बाद आपको एक्सेस दे देती है, तो आप आसानी से पैसे निकाल सकते हो उस बैंक से। तो ये एक B2C बिजनेस है। इसके अंदर एक बिजनेस होती है और एक कस्टमर होता है, और दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें कस्टमर सीधा बिजनेस से सामान खरीद सकता है या उसका फैसिलिटी का यूज कर सकता है। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। फिर आता है इंट्रा बी कॉमर्स। देखो इंट्रा बी कॉमर्स में का मतलब है बिजनेस अपने ही बिजनेस का इस्तेमाल करती है
अपने ही डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करती है। आप कई बार देखोगे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करती है। जैसे रेलवे है, रेलवे में आप देखोगे रिजर्वेशन होता है, तो रिजर्वेशन होता है तो उसमें क्या होता है, रेलवे को पता होना चाहिए ना कि कितने सीट्स खाली हैं। तो जब आप टिकट कटाते हो तो उसके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें जैसे ही सीट बुक हो जाएगा तो वो दिखा देता है कि बस इतनी सीट खाली है। तो ट्रेन मतलब जो हमारी रेलवे है उसको भी पता चल जाएगा कि इतनी सीट खाली है, मुझे इतना ही रिजर्वेशन कराना है। इसी तरह से आप अगर हॉल का टिकट कराते हो तो आपने देखा होगा हॉल में भी यही होता है। आजकल कितने बच्चों ने कराया हॉल में मूवी देखने के लिए, आप टिकट कराते हैं तो उसमें दिखाता है ना कितने सीट खाली हैं। किसी बच्चे ने यूज किया है, ऑनलाइन बुकिंग की है किसी ने मूवी देखने के लिए थिएटर में? सर देखा है बुकिंग करते हुए। तो उसमें आपने देखा होगा वो सीट्स दिखाते हैं ना कि इतने सीट खाली हैं, इस कॉर्नर पे हैं। उसमें एक मैप सर सा बना हम्म। जो सीट्स फुल होती हैं वो डार्क कलर की होती हैं और जो नहीं हाँ, होती वो लाइट। तो मतलब आप उसको एक्सेस ले सकते हो ना। मतलब देखो आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं यूं कहूँ कि एक बिजनेस, देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का भी हेल्प ले रही है यहाँ। उसको खुद को पता है कि उसका कितने सीट फुल हो गई हैं और कितनी नहीं हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंट्रा बी कॉमर्स की बात करें तो कई बार क्या होता है कि एक कंपनी के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, अपने ही डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो मैंने लिखा हुआ है कि एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन है, एक परचेज है, एक ह्यूमन रिसोर्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो मैं पहले दो डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ पहले मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का काम होता है मैन्युफैक्चर करना गुड्स, और सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है गुड्स को सेल्स करना। ठीक है। अब मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट आपस में जब बात नहीं करेंगे तो सामान बेच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर सेल्स डिपार्टमेंट कहता है कि मुझे सामान बेचना है 10 पीस चाहिए या 1000 पीस चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ये बोल दे कि हमारे पास तो प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है अभी रुक जाओ, तो वो कैसे सेल करेगा? तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंट्रा बिजनेस का इस्तेमाल करती हैं, इंट्रा बी कॉमर्स। इसमें क्या होता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट में रहता है और उसको पता चलता रहता है कि किसने कितना प्रोडक्शन कर दिया, किसने कितना सेल्स कर दिया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है एडवर्टाइज करना। अब इमेजिन करो, एडवर्टाइज कर दिया और प्रोडक्ट रेडी नहीं है तो बेचोगे कैसे? तो ये एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आ जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसका इस्तेमाल आजकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा कर रही है। ठीक है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसमें आप देखो एचआरए डिपार्टमेंट है, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, कस्टमर सर्विस है। तो ये सब एक दूसरे की मदद लेते हैं और अपने बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त रखते हैं। तो एक कंप्यूटर में पूरा चलता रहता है, देखा होगा, आप देख रहे हो ना, इसमें स्क्रीन में दिख रहा है आपको, तो इसको जूम करके भी देख सकते हो कि इसमें एक कंप्यूटर है और सबके ट्रांजेक्शन यहीं आते हैं और सब एक दूसरे को एक्सेस ले सकते हैं। तो कंपनी को पता रहता है कि क्या चल रहा है। ठीक है। और सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। इज इट क्लियर क्लास? यस। फिर आता है इसी में, देखो अगर इसका एग्जांपल देखेंगे, इसके अंदर इंटरेक्शन ऑफ बिजनेस विथ इट्स एम्प्लॉइज भी होता है, जो मैंने आपको बताया। अगर एम्प्लॉय अपने ही बिजनेस से बात करें तो भी इंट्रा बी कॉमर्स कहलाता है। जैसे कि सैलरी के रिगार्डिंग। ठीक है। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय अपनी सैलरी बढ़वाना चाहता है तो अपने ही बिजनेस से बात करेगा। तो वो जानना चाहेगा कितना उसका बिजनेस में कितना प्रॉफिटेबल है, उसके हिसाब से वो अपनी सैलरी को बढ़ाने की बात कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। और कई बार आपने देखा होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सजेशन मांगती है एम्प्लॉइज से, एम्प्लॉइज से बोलती है कि आप सजेस्ट करो कि क्या सुधार होने चाहिए। तो उसमें कई बार सजेशंस मिलते हैं कंपनी को एम्प्लॉइज की तरफ से। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है। क्या हमारे स्कूल में ये फैसिलिटी है जिसमें बच्चों की राय ली जाती है, नो सजेशंस सर। होगा? नो सर। बेटा सजेशन बॉक्स नहीं रखा हुआ है रूम नंबर 8 के साइड में? कितने बच्चों ने यूज है ना? तो फिर कैसे मना कर रहे हो? इसी तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो बहुत कई बार क्या है, वो सजेशन चाहती हैं अपने एम्प्लॉइज। क्योंकि कई बार ना मैनेजमेंट को पता नहीं चलता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उससे वो एम्प्लॉय से बोलते हैं कि आप हमें सजेशन दो क्या गलत हो रहा है, या अगर कोई गलती हो रही है तो आप हमें सजेस्ट करो सुधारने के लिए। तो वो अपना सजेशंस देते हैं
अगर कंपनी को पसंद आया तो उनके सजेशन को माना जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हो रहा हो या ऑनलाइन हो रहा हो तो इसको हम इंट्रा बिजनेस बोलेंगे। आ गया समझ में इंट्रा बिजनेस क्लास? हाँ या ना बताओ? सर हाँ यस सर जैसे कोई ऐप है उसपे यही ऐसे लिखा होता है कि पहले तो वो स्टार मांगते हैं, फिर यूं कहते हैं कि अगर कुछ सजेशन है तो बताओ। तो सर वो भी इंट्रा भी कॉमर्स में आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि वो अगर आप उसके एम्प्लॉय हो तब, ठीक है। सर एम्प्लॉय जैसे सर जब वो हम उसके कस्टमर है वैसे जैसे कस्टमर आउटसाइडर होता है। अगर देखो इंट्रा बी का मतलब है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, तो एम्प्लॉय तो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट माने जाते हैं। तो अगर एम्प्लॉय से सजेशन मांगा जाए तब तो इंट्रा बी है, लेकिन अगर कस्टमर से सजेशन मांगा जाए तो इंट्रा बी नहीं कहना चाहिए, फिर वो बी टू सी है, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई कंपनी, आपने कई बार अमेजोन या कई बार आप ऑनलाइन सामान खरीदते हो तो आपके पास रिव्यूज आते हैं कि सर आपको ये सामान कैसा लगा, आपका क्या व्यू है, आप हमें कितने पॉइंट्स देते हैं। तो इसका मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर से फीडबैक। सीधा फीडबैक ले रही है। तो ये बी टू सी है, बिजनेस और कस्टमर। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय से फीडबैक लेगी तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा, तो वो मतलब उसको इंट्रा बी कॉमर्स कहेंगे। तो याद रखना, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने ही डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करती है अपने नॉलेज के लिए, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तब वो इंट्रा बी कॉमर्स कहलाएगी। और अगर एम्प्लॉय से बात करती है तब भी वो इंट्रा बी कॉमर्स कहलाएगी, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आता है सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप आज की डेट में सबसे अच्छी बात क्या लग रही है मुझे, कि कंज्यूमर कंज्यूमर को सामान बेच सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख के आप समझ गए होंगे, जैसे OLX है। OLX पे कितने बच्चों ने बुक्स या फिर कोई सामान बेचा है? हैंड्स रेज करो जरा, देखो कितने बच्चों ने इस्तेमाल किया है। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, कितने बच्चों ने OLX का इस्तेमाल किया है, सामान बेचा है घर का? कई बच्चों ने बेचा तो होगा, किसी न किसी ने। मैं एक्सपीरियंस देखता हूँ कैसे किया था, बताएगा बच्चा वो। कोई नहीं है, ये तो मुझे हैरानी हो रही है, किसी भी बच्चे ने OLX का इस्तेमाल नहीं किया बेटा। नो सर नहीं किया। अच्छा, और ये फ्लिपकार्ट का, ईबे का, ebay.com एक साइट है, फ्लिपकार्ट का किया है सेकेंड हैंड सामान बेचने के लिए? मोहित ने किया है, मोहित ने। हाँ बेटा मोहित, क्या क्या प्रोसीजर, थोड़ा सा समझाओ कैसे किया, क्या यूज किया आपने? सर OLX यूज किया या सर OLX पे सामान बेचा था। अच्छा, क्या प्रोसीजर था, क्या करना पड़ा था? सर कुछ नहीं, पहले तो सर उस सामान की एक फोटो और वीडियो मतलब डालनी होती है उस ऐप पे, उससे जुड़ी को दिखाने के लिए। और ठीक फिर है, हमारा जो प्राइस है जो हमें चाहिए वो डालना होता है। फिर ठीक है, डाल देते हैं तो फिर जो बंदे हैं जिनको चाहिए वो कांटेक्ट करते हैं हमें फिर कि सर हमें ठीक, चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप और फिर लोकेशन देते होगे उनको सामान यस लेने के लिए सर, आते होंगे। यस सर, हाँ वही और वही उसमें प्रोसीजर। जो सबसे ज्यादा प्राइस बताता होगा उसी को तो देते होगे। हाँ सर यही होता है। ठीक है, तो आपने क्या बिजनेस से बात की या डायरेक्टली कस्टमर से कांटेक्ट किया? सीधा सर कस्टमर फोन करता होगा ना आपको। हाँ सर, कस्टमर को ही करा था। तो बस इसी को बोलते हैं सी टू सी, यानी आप जैसे मोहित मेहरा एक कंज्यूमर है और इन्होंने जो दूसरे कंज्यूमर को बेचा वो भी एक कंज्यूमर था, तो बिजनेस बीच में कभी नहीं आई। बिजनेस बस एक प्लेटफॉर्म का काम कर रही है जो आपको अलग से ऐप प्रोवाइड करा रही है। आपने अपने सामान का फोटो खींचा, बेचा, जो मर्जी आपने रेट उसका डिसाइड किया। अगर आपको पसंद आ जाता है और सामने वाले पर्सन ने जो ऑप्शन रखा है अगर आपको सही लग रहा है तो आप बेच दोगे, नहीं तो नहीं बेचोगे। तो इसी को सी टू सी कहते हैं। इट इज बेस्ट सुटेड फॉर डीलिंग इन गुड्स फॉर विच हैज नो एस्टैब्लिश्ड मार्केट। उन सामान को जिनके लिए कोई मार्केट नहीं है एस्टैब्लिश, उनको सामान को बेचने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसको आप यूज कर सकते हो। और आपको देखो मैंने कुछ फोटोज इसमें डाले हुए हैं, ये सब का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आजकल सारे जो सोशल मीडिया में आजकल आप देखो बहुत सारी ई साइट्स, ई कॉमर्स आ चुका है, जैसे फ्लिपकार्ट भी मदद करता है, इसी तरह से अमेजोन भी है, जेबोंग भी है, स्नैपडील है, क्विकर.com सुना होगा आपने,
क्विकर का तो खूब ऐड भी आ रहा है, कार वाला। और इसी तरह से शॉप क्लूज है, मिंत्रा है, ईबे है, होम शॉप है। तो ये सारी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो और आप सामान बेच सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से डायरेक्टली बात कर सकता है और अपने मनपसंद का सामान दूसरे को बेच सकता है और दूसरा खरीद सकता है। ठीक है। सर हाँ, सर इससे जो ऐप बनाने वाले होते हैं उनका क्या फायदा होता है? जैसे फेसबुक है वो तो ऐड दिखाने का मौका मिल जाता है, इससे उनका फायदा हो जाता है, पर इनसे देखो उनका क्या फायदा होता है? देखो इससे इनको कई फायदे हैं ना। एक तो फायदा ये है कि आप जब इसको सामान को बेचते हो तो आप इनकी वेबसाइट यूज करते हो, तो जितनी देर आप वेबसाइट पे इनके रहते हो उतनी देर की इनकी कमाई हो जाती है। ठीक है ना। जैसे मान लो आपने फोटो खींच के डाला, उसे अपलोड किया, तो उसमें आपका इंटरनेट यूज हो रहा है, तो आपने उसे डाउनलोड किया, अपलोड किया, तो इसके वजह से बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। आप देखो, आपने एक सामान डाला लेकिन देखने वाले हजारों लोग हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट को। तो एक समय पे 1,000 आदमी एक्सेस कर रहे हैं आपके सामान को, और आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो खरीदने बेचने का। तो इसमें इससे जो आपको कमाई होती है गूगल की तरफ से, वो आपको मिल जाता है और आपको पॉपुलैरिटी भी मिलती है। ठीक है। और ऐड भी आते हैं, कई कंपनियां ऐड भी देती हैं। जब आप इसको यूज करोगे तो साथ में ऐड भी आते हैं नीचे लिखे हुए, या कोई दूसरे प्रोडक्ट के। तो अगर वो प्रोडक्ट बिक जाता है उसी बहाने कोई दूसरा प्रोडक्ट, तो फिर उसके वजह से इसको कमीशन मिलता है। तो इसका ये फायदा तो है। ठीक है। यस यस सर। फेसबुक में भी तो यही होता है ना बेटा, फेसबुक को हम इस्तेमाल करते हैं, तो जितनी देर तक हम फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं उतना हमारा डेटा खत्म होता है। तो फेसबुक कंपनी को उसका बेनिफिट मिलता है। और किसी भी साइट पे जितने लोग ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे उतना एडवर्टीजमेंट का अच्छा मौका मिलता है, तो इसको एडवर्टाइज का भी मौका मिल जाता है इसी बहाने। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार देख लेते हैं इनको। हमने B2B पढ़ लिया। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मदद करती है। जैसे कि अगर मैं एक नया एग्जांपल देना चाहूँ, तो मान लो कोई कार बनाने वाली कंपनी है, तो उसको टायर की जरूरत होती है, तो वो MRF कंपनी से बात कर सकती है ना। और इसी तरह से TVS कंपनी से बात कर सकती है, टायर्स के ऑर्डर दे सकती है। तो B2B। इसी तरह से B2C में क्या है, एक बिजनेस और दूसरा कस्टमर। तो एक बिजनेस होगी, एक दूसरा कस्टमर होगा, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंट्रा बी मैंने अभी अभी बताया, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एम्प्लॉय भी हो सकता है और अलग अलग डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं एक ही बिजनेस। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में आता है C2C, जो हमने डिस्कस कर लिया। इसमें एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से बात करता है। इसमें बिजनेस से बात करने की जरूरत नहीं है, और हमारे घर पे कोई सामान है और हम बेचना चाहते हैं, तो इसका प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अच्छा अच्छा सामान हम बेच भी सकते हैं, और सस्ते में भी प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें बीच में कमीशन नहीं होता। इमेजिन करो, पहले के जमाने में क्या होता था, हम दूसरे को बोलते थे यार ये वाला सामान है बिकवा दे, तो वो भी ड्रामा करता था, जानबूझ के रेट कम लगाता था, खुद भी कमीशन खाता था, दूसरे को भी सस्ते में दिलवाता था। तो इससे नुकसान होता था दोनों पार्टी को, सेलर को भी और परचेजर को। अब इसका फायदा हो गया है। ठीक है। आ गया समझ यस में। सर। एक एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मान लो नजफगढ़ में दिल्ली गेट के पास आप देखते हो एक सेकेंड हैंड बुक है। तो आप जब बुक देने जाते हो सेकेंड हैंड, अगर मान लो कोई बच्चा बेचना चाहता है, तो कितने % में लेता है बेटा वो? किसी के भाई बहन ने यू बेचा हो वहां पे सेकेंड हैंड, 50% के नियर अबाउट। सर 50%। और बेचता कितने % पे है? ज्यादा पे बेचता है ना। तो बेचता ज्यादा % पे है, हमसे कम में ले रहा है, और वही बुक दूसरे को ज्यादा महंगी बेच रहा है। तो अगर हम इस प्लेटफॉर्म का यूज करें C2C का, तो हमें जाना भी नहीं पड़ेगा बेचने के लिए बुक। हमें क्या करना है, सीधा जाओ, उसकी फोटो, बुक की फोटो खींचो और उसकी कंडीशन को अपलोड कर दो, और उसका प्राइस बता दो कि भाई मैं 50% या 60% चार्ज करूंगा। अगर किसी बच्चे को पसंद आई तो वो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगा, और आप उसको एड्रेस बता दो कि मेरे घर का यहाँ एड्रेस है, वो आके अपनी बुक आपकी ले जाएगा, पैसे दे जाएगा। तो आपको जाना भी नहीं पड़ा, कस्टमर को भी सस्ता पड़ गया, उसको भी कोई कमीशन नहीं देना पड़ा, 50% में उसको भी मिल गई बुक वो। तो ये फायदा होता है, तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है सबको?
क्लास। यस सर। अब हम आ जाते हैं बेटा डिफरेंस पे। देखो ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में बहुत फर्क है। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है पहले ये भी हमें पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो आजकल आप दुकान देखते हो ना घर के सामने, जितना भी आप देखते हो नजफगढ़ में जितनी भी दुकानें हैं, सब ट्रेडिशनल बिजनेस है। ट्रेडिशनल बिजनेस एक ऐसी बिजनेस होती है जहाँ पे फिक्स लोकेशन होता है, आप वहां पे जाते हो, जाके सामान खरीदते हो और पैसे देते हो और आ जाते हो। अच्छा, वहां पे सामान जो है फिजिकल फॉर्म में होते हैं, आपको दिखाई दे रहे होते हैं, आप उनको टच करके देख सकते हो, पहन के देख सकते हो ड्रेसेस, ठीक है, यूज करके देख सकते हो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन की बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता है, हम सिर्फ फोन में या फिर कंप्यूटर पे ही उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस जो हम आज तक खरीदते आए हैं दुकान पे जाके, और ई बिजनेस जिसमें हम मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं सामान को खरीदने के लिए। तो सबसे पहला डिफरेंस देखो क्या है, ईज ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहले ये बताया कि फॉर्मेशन स्टार्ट करना आसान है। आपको क्या लगता है ट्रेडिशनल बिजनेस ज्यादा आसान है या ई बिजनेस? ई बिजनेस सर। ई बिजनेस। देखो ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना पहले तो आपको एक तो दुकान चाहिए। अगर मान लो आप अपने खुद की दुकान रखते हो तो पहले जमीन खरीदनी पड़ेगी, फिर वहां पे शॉप बनानी पड़ेगी, मॉल बनाना पड़ेगा, या फिर बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आप सामान बेच पाओगे। लेकिन ई बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं करना है। ई बिजनेस में क्या करना है, आपको सीधा वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें ज्यादा ज्ञान बुद्धि की जरूरत नहीं है। आजकल ई बिजनेस आज इसके वेबसाइट बनाने के लिए मुश्किल से 1000-2000 रुपए में कई लोग तैयार हो जाते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। आपको अच्छी वेबसाइट बनानी है तो 4 से 5 हजार में अच्छी खासी वेबसाइट बना देते हैं, ठीक है। और अगर आपको खुद नॉलेज है तो खुद भी बना सकते हो। इसमें करना ही क्या है, एक वेबसाइट होता है, एक वेब पेज बना देते हैं, और उसमें जाके आप ऑर्डर कर सकते हो, फोटो अपलोड करना होता है सामान का, और कोई भी पर्सन आपके सामान को विजिट कर सकता है, देख सकता है। तो कुल मिला के हम बोलेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करना फॉर्मेशन बहुत बहुत मुश्किल है, और ई बिजनेस को फॉर्म करना इज अ वेरी सिंपल जॉब। तो डिफरेंस समझ में आ गया, ई बिजनेस आसानी से बनाई जा सकती है, स्टार्ट की जा सकती है, और ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगता है। एम आई क्लियर दिस पॉइंट? यस सर। अब दूसरा देखो बेटा, दूसरा आता है फिजिकल प्रेजेंस। देखो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ना आपको फिजिकली सामान को रखना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। अगर आप अपनी खुद की दुकान में बेच रहे हो सामान, तो आपको उस दुकान में रहना पड़ेगा, सामान को भी रखना पड़ेगा। कस्टमर जाएगा तो आपको दिखाना पड़ेगा सामान, और उसको सामने दिखना चाहिए। सपोज करो मैं टीवी खरीदने जा रहा हूँ, तो मुझे टीवी दिखनी चाहिए चलती में। तो आपने देखा होगा ना 10, 12, 15, 20 टीवी चलती रहती है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, यस सर। इतनी सारी टीवी क्यों चला के रखते हैं दुकान वाले? एक दो ही चलानी चाहिए, मैंने देखा है हर एक टीवी चलती रहती है। हाँ सर सर फिर कस्टमर को क्लियरिटी अट्रैक्ट पता लग करने के जाती है। एक स्टूडेंट कह रही है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो बेटा फिर तो ऐसे जितनी सर टीवी रखी थी सबको चला दो, भयंकर अट्रैक्ट होगा, दुकान के आगे भी टांग दो। सर फिर उससे नो एक पर्टिकुलर डिफरेंस क्लियरिटी पता लग जाएगी। अच्छा, और भी कोई खास वजह है इसलिए पूछ रहा हूँ, देखता हूँ कौन बच्चा अंदाजा लगाता है। क्वालिटी में चेक करने के लिए, चलो ठीक है, काफी अच्छा है। मतलब 2 टीवी चल रही हैं तो क्वालिटी में पता चल जाएगा, है ना? क्वालिटी दिखती है, वो तो बेटा कलर शार्प करके कर देगा तो क्वालिटी वैसे ही नहीं पता चलेगी, कस्टमर को तो कोई भी उल्लू बना वैसे देगा। हाँ सर ये मार्केटिंग स्किल है एक तरह की। अच्छा, और मैं अगर कहूँ मार्केटिंग स्किल है, चलो ठीक है मान लिया, यस पॉइंट टेकन। एक और वजह है, आपको पता है एक बार टीवी आपने ऑन कर दिया, अगर आप टीवी ऑन कर देते हो और उसके बाद काफी समय तक नहीं चलाओगे तो क्या टीवी चलनी बंद हो जाती है क्या? ऐसा है? नो सर नहीं। ऐसा ही है बेटा, टीवी बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। अगर आपने टीवी चला लिया और कई महीने तक चलाओगे नहीं ना, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो खराब हो जाएगी, ठीक है। ऐसा टीवी की कंपनियां जानबूझ के करती हैं। आपने कंप्यूटर में भी देखा होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में यही खास बात है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लाते हो और उसको लंबे समय तक यूज नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए मजबूरी कह सकते हो, इसीलिए वो कंपनी वाले आते हैं तो चलाते रहते हैं। और एक रीजन यही है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, और मार्केटिंग का स्किल है।
तो आपको नहीं लगता फिजिकल जो ट्रेडिशनल बिजनेस है इसमें बहुत खर्चा लग रहा है? खर्चा लग रहा है कि नहीं? फिजिकल प्रेजेंस आपको चला के दिखाना पड़ेगा। कस्टमर बोल देगा मुझे ये वाली मॉडल की टीवी लेनी है, चला के दिखाओ। आप बोलोगे जाके घर में चला लेना, तो खरीदेगा वो? सर नहीं No, खरीदेगा। no. नो है ना, सर। वो बोलेगा चला के दिखाओ। अच्छा, कई तो इतने बदमाश रहते हैं, एक बार आप चला के दिखा दोगे तो बोलेंगे ये खरीदेंगे ही नहीं, दूसरी दिखाओ, अच्छी नहीं लग रही है ये, इसमें पिक्चर क्वालिटी साफ नहीं आ रही, तब क्या करोगे? तो फंस जाओगे आप। तो इसीलिए फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, सामान सामने दिखना चाहिए कस्टमर। और ई बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। ई बिजनेस में आप अपने कंप्यूटर के मॉनिटर पे देख लो, पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो लौटाने का ऑप्शन रख देते हैं। हालांकि लौटाने का ऑप्शन तो ट्रेडिशनल बिजनेस में भी होता है। तो ओवरऑल इसका खास डिफरेंस यही है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है और ई बिजनेस में फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे तीसरे डिफरेंस की, लोकेशन। देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी दुकान किस जगह है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो अगर दुकान सही जगह पे नहीं है तो ज्यादा सामान नहीं खरीदेगा कोई, कस्टमर आएंगे ही नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा चांदनी चौक एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है, दिल्ली सेंट्रल लोकेशन है, तो वहां पे आपको पता ही है करोल छोटी छोटी दुकान करोड़ों की होती है। करोल बाग, चांदनी चौक, और दो ही नाम पता है मुझे, और कोई है क्या मार्केट बढ़िया? कनॉट प्लेस। नजफगढ़, कनॉट प्लेस, ठीक है, सर नजफगढ़ भी बहुत बड़ी जामा मार्केट मस्जिद का सर है। दिल्ली। दिल्ली गेट? नो सर। अच्छा, मुझे लगा दिल्ली गेट सर बोल एक रही हो। पुरानी दिल्ली में भी बहुत अच्छी मार्केट है क्लोथ वगैरह अच्छा, की। ठीक है। तो कुल मिला के ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। आपको भी बहुत सारा सामान खरीदना होता है, मान लो रिश्तेदारी में कहीं शादी है या आसपास में कोई बहुत सारे सामान खरीदने हैं, तो हर कोई वहीं भागता है सेंट्रल दिल्ली की तरफ। नजफगढ़ दिल्ली गेट कोई नहीं जाता है कि नहीं? क्योंकि हमें पता है कि वहाँ सस्ता मिलेगा, क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी, ऑप्शन ज्यादा है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में यही सबसे खास बात है कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या ई बिजनेस में भी लोकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? तो आंसर है नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो वेबसाइट पे जाते हैं, चेक करते हैं, हमें घर में सामान पहुंचने से मतलब, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामान कहाँ पे स्टोर करके रखा गया, और ना हमें वहां जाना होता। तो इसीलिए ई बिजनेस के अंदर लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा लोकेशन। फिर आता है कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप। मतलब अगर कोई सामान को अगर आप बेच रहे हो तो उसको सेटअप करने में बहुत महंगा पड़ता है ट्रेडिशनल बिजनेस, क्योंकि आपको दुकानों का भी साफ सफाई रखनी पड़ेगी, और एम्प्लॉय को भी रखना पड़ेगा, और वो लोग बहुत चार्जेस लेते हैं, और आपको डेकोरेट करके रखना पड़ेगा, बिजली का खर्चा, मतलब हर तरह का खर्चा लगेगा। लेकिन ई बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ई बिजनेस लो कॉस्ट होता है। आप एक बार वेबसाइट बना दो, फोटो अच्छे से अपलोड कर दो 3D इमेजेस के साथ, और कोई भी कस्टमर रात को दिन में कभी भी जब मन करे वो प्रोडक्ट को देख सकता है और ऑर्डर कर सकता है। तो अभी हमने ये सीखा इसमें कि इसमें कॉस्टली पड़ता है ट्रेडिशनल बिजनेस, और ई बिजनेस बहुत सस्ता पड़ता है। फिर आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, चलाने का खर्चा। देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस को ना ऑपरेट करने में आपको बहुत खर्चा लगेगा। सेटिंग अप का मतलब होता है स्टार्ट करने में, सेट करने में, और ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलाए रखने में। तो चलाने के लिए अगर आप मान लो आपने दुकान ओपन करी है, तो आपको हर समय इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, एसी लगा के रखना पड़ेगा जिससे कि कस्टमर मतलब आराम से फील कर सके वहां पे, नहीं तो अगली बार कस्टमर वापस नहीं आएगा खरीदने सामान। तो ये सारी सुविधाएं आपको देनी पड़ती हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, जबकि ई बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि आपकी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लगती, आपको लेबर भी नहीं रखने पड़ते, मतलब कम उस रिसोर्सेज पे काम चल जाता है। सर। हाँ। सर पर जो ऑनलाइन ई बिजनेस होता है उसमें तो बहुत सारा बल्क में सामान रखते हैं, तो बहुत ज्यादा सामान तो खराब भी होता है, तो वो सस्ता कैसे पड़ा? तो ई बिजनेस में बल्क में सामान रखने की जरूरत ही क्या है? जैसे मान लो आप मोबाइल फोन बेचते हो, तो मोबाइल फोन बेच रहे हो तो आपके पास ऑर्डर तो कई दिन पहले ही आ जाते हैं ना। जैसे किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया मुझे ये फोन चाहिए, तो आप उसको बता देते हो कि ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर आपका सामान आपके घर पहुंच जाएगा या 4 दिन में पहुंच जाएगा। तो उसी समय इमीडिएटली सॉफ्टवेयर से ऑर्डर कर देते हैं कंपनी से, कंपनी सीधा भिजवा देती है, जितने ऑर्डर चाहिए उतने कर लो। तो आपको ज्यादा बल्क में स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस चला रहे हो तो आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, हर मॉडल का फोन रखना पड़ेगा, पता नहीं कस्टमर कौन सा फोन मांगने लग जाए। तो अगर आप बोलोगे कि सर कल आना, कल आपको हम दिखाएंगे, अभी तो नहीं है मंगाया हमने, तो कस्टमर बोलेगा ठीक है भाई मैं कहीं और से खरीद लूंगा, मैं आऊंगा ही नहीं कल,
क्योंकि कस्टमर के पास इतना टाइम कहाँ रहेगा। तो अब मैं सही बताऊं तो आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका सामान ज्यादा डैमेज होता है। ई बिजनेस में सामान वो लोग ज्यादा रखते ही नहीं है, जैसे जैसे ऑर्डर आता है वैसे वैसे वो कंपनी से ऑर्डर कर देते हैं B2B के थ्रू, ठीक है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जब आप ऑर्डर करते हो तो थोड़ी देर बाद सामान आपका मूव करता है, तो एक्चुअल में वो कंपनी से करता है, फिर उनके उसमें आता है, फिर वहां से चलता है, ठीक है। तो ई बिजनेस ज्यादा खतरनाक नहीं है, ई बिजनेस ज्यादा अच्छी है इस मामले में। अच्छा, दूसरा एक है कॉन्टैक्ट विद सप्लायर्स एंड कस्टमर। ट्रेडिशनल बिजनेस में ना आप अपने कस्टमर से डायरेक्टली सप्लायरों से डायरेक्टली डील नहीं करोगे। जैसे मान लो आपको सैमसंग की टीवी लेनी है और आप दुकान वाले हो, तो आप सीधा सैमसंग की कोई सप्लायर होगा बड़ा, उसके थ्रू कोई एजेंट होगा, उसके थ्रू आप खरीदते हो, तो डायरेक्टली डील नहीं होता। जबकि ई बिजनेस के अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, कोई भी कस्टमर सीधा कंपनी से ऑर्डर कर सकता है, तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। तो यहाँ पे क्या है, सीधा कॉन्टैक्ट होता है बिजनेस से, और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर इनडायरेक्ट होता है या फिर इंटरमीडियरी के थ्रू होता है, डायरेक्ट आप ऑर्डर नहीं कर सकते। एम आई क्लियर? जैसे अगर मान लो मुझे फोन लेना है, तो मैं दुकान वाले के थ्रू फोन लूंगा, डायरेक्ट नहीं ले सकता, और दुकान वाले को लेना होगा तो इंटरमीडियरी के थ्रू लेता है, सीधा कंपनी से ऑर्डर नहीं कर सकता वो, ठीक है। पहले एक होलसेलर को ऑर्डर करेगा, होलसेलर मंगाएगा तब इसको देगा, तो ये इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि ई कॉमर्स में डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। आ गया समझ में? क्लास? Yes, sir. फिर ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जो साइकिल होती है वो लॉन्ग टाइम होती है, मतलब आप लंबे सब, जैसे पहले ऑर्डर करते हो, फिर कई दिन में सामान आता है ट्रक में, या फिर पहले एजेंट के पास आता है, फिर वहां से आपके पास सप्लाई होता है, तो बहुत टाइम लेता है। लेकिन ई बिजनेस में टाइम ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि इसमें तो वेबसाइट होती है, तो आप वेबसाइट के थ्रू जैसे ही ऑर्डर करोगे विद इन सेकेंड्स ऑर्डर पहुंच जाता है कंपनी के पास, और वहां से सामान जो है चल देता है। तो यहाँ पे जो अगर देखो तो बिजनेस में प्रोसेसिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बहुत टाइम लगता है, टाइम बहुत लगेगा। फिर एक और आता है इंटरपर्सनल टच। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर इंटरपर्सनल टच ज्यादा होता है। जैसे आप दुकान में जाते हो तो दुकान वाला क्या करेगा, आपको बिस्किट खिला देगा, चाय पिला देगा, कई बार ऐसा होता है। और जब हम ड्रेस खरीदने जाते हैं तो वो भी बोलता है सर आप में ये ड्रेस बहुत अच्छा लगेगा, ये ले लो वो ले लो, बोलते हैं ना ऐसे दुकान वाले, मतलब चमचागिरी करते हैं और मतलब कस्टमर को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। ई बिजनेस में ये सब नहीं है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में पर्सनल टच होता है, मतलब आपके साथ एक अच्छा सा ट्रीटमेंट होगा। लेकिन ई बिजनेस में आप कोई भी हो, आपके साथ उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं होते, सब कस्टमर को एक समान ट्रीट करते हैं, होता है ना ऐसे। और एक और डिफरेंस है बेटा, ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस का इस्तेमाल करते हो तो पूरी दुनिया में सामान नहीं बेच पाओगे, लेकिन अगर आप ई बिजनेस का इस्तेमाल करते हो तो आपका सामान हर जगह, एक जगह बैठे बैठे आप हर जगह संभाल सकते हो। जैसे अगर आप ई बिजनेस कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका दिल्ली में आपका, आपने वेबसाइट बना दिया, तो हो सकता है दूसरे स्टेट से कोई ऑर्डर करे सामान, आप आसानी से बेच सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हो और आपने नजफगढ़ में दुकान खोली हुई है, तो आप यही नजफगढ़ के लोग ही आपके सामान खरीदेंगे, या ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल दिल्ली के आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन ई बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता है, ई बिजनेस के अंदर पूरा इंडिया में या दूसरे देशों में भी आप अपने सामान को बेच सकते हो, समझे? अब हम बात सर करते एक हैं बार एम्प्लॉयज की। क्या बोल रहे हो? सर एक बार सेवंथ पॉइंट के बारे में बता दो। देखो, बिजनेस प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ साइकिल। देखो प्रोसेसिंग क्या होता है कि जब आपने ऑर्डर किया, हाँ आप बताऊं, बिजनेस प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ साइकिल, सातवां। सातवां ही तो दिखाया रहा हूँ, ये वाला नहीं चाहिए, दूसरे हाँ सर बताओ। स्क्रीन पे देखो ना, आ रखा है सातवां, बिजनेस प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ सर वो साइकिल लेटर में। हाँ बोलो, नेक्स्ट वाला, ये वाला क्या? सर मैं कह रहा हूँ स्क्रीन पे नहीं आ रहा, आप सेवंथ पॉइंट बता दीजिए बस। सेवेंथ पॉइंट है बिजनेस प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ साइकिल, ये वाला पॉइंट पूछ रहे हो आप, हाँ या ना बताओ? सर हाँ?
बेटा इसमें ये बताया गया है कि प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस देखो तो प्रोसेसिंग, सामान को बनने में और कस्टमर तक पहुंचने में टाइम लगता है, क्योंकि पहले दुकान पे रखा रहेगा, बहुत लंबे समय तक रखा रहेगा, क्या पता कस्टमर खरीदे ना खरीदे, तो कई बार देखा गया है कि सामान पड़ा रह जाता है। लेकिन ई बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। ई बिजनेस में जब आप ऑर्डर दोगे तभी आएगा सामान, तो सामान वेस्टेज नहीं होता है, एक जगह पड़े पड़े खराब नहीं होता, और उसकी जो लेंथ ऑफ साइकिल है वो कम होती है। तो यही बताया मैंने, ठीक है। एक और आता है एम्प्लॉइज। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड एम्प्लॉइज हो सकते हैं, लेकिन ई बिजनेस के अंदर टेक्निकल लोग होने चाहिए जिनको नॉलेज हो। अब जैसे अगर आपको वेबसाइट की नॉलेज नहीं होगी और अपलोड करने नहीं आएगा, कंप्यूटर चलाने नहीं आएगा, तो आप ई बिजनेस को करने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसके अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं ई बिजनेस के अंदर, वो टेक्निकली बहुत अच्छे होने चाहिए और प्रोफेशनली क्वालिफाइड होने चाहिए, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है क्लास। यस सर। Yes. और सबसे लास्ट पॉइंट है ट्रांजैक्शन रिस्क। देखो ट्रेडिशनल बिजनेस में ना ट्रांजैक्शन रिस्क कम है, लेकिन ई बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है। आपने कई बार सुना होगा कि जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं सामान, तो फिर वो हमने पैसा पे कर दिया, पैसा कट गया और कंपनी सामान नहीं भेजती। जब हम बाद में उससे दोबारा कांटेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि सर आपने तो हमें पैसा भेजा ही नहीं, हमारे पास तो पैसा आया ही नहीं। तो इसमें क्या होता है, कई बार रिस्क ज्यादा रहता है, क्योंकि हैकर्स बैठे रहते हैं बीच में। कई बार वो आपके कोड, पासवर्ड और ये सब हैक कर लेते हैं और इसका इस्तेमाल वो अपने लिए यूज कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा यही नुकसान है कि इसमें जो है पर्सनल कांटेक्ट ना होने की वजह से रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर आप अच्छे से, अगर आप एडुकेटेड कस्टमर हैं और अगर आप अपने पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करते और अपना वेबसाइट अच्छे से चलाते हैं, तो आपको ट्रांजैक्शन से आप बच सकते हैं। तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा ट्रांजैक्शन रिस्क कितने तरह के होते हैं। हालांकि इस बार हमारे सिलेबस से हटा दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में जरूर बता दूंगा आपको, ठीक है। तो बस इतना ही है आज की क्लास में स्टूडेंट्स। अगली क्लास में हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, ठीक है। और लिमिटेशन सिलेबस में नहीं है, मैं पीडीएफ आज आपको भेज दूंगा, तो आप आज डिफरेंस तक कर लो। अगली क्लास में हम बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस खत्म करेंगे, ठीक है, और ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। Yes, sir. ठीक है स्टूडेंट्स, अब लीव कर सकते हैं।